कक्षा 12 विषय हिंदी प्रकरण 4 अकेली मुनु भंडारी। लेखक परिचय। मुनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक ग्राम में हुआ था। मुनु भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मुनु भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। मुनु भंडारी ने कहानी, उपन्यास एवं नाटक विद्या को अपनाया है। मैं हार गई, 3 निगाहें की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट, सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा, झूठ आदि कहानी संग्रह है। आपका बंटी, स्वामी, महाभूज, कलावा आदि उपन्यास है। बिना दीवारों का घर नाटक है। प्रस्तुत कहानी में गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। उसका सारांश। मुनु भंडारी का कृत प्रस्तुत कहानी अकेली में गांव की एक महिला के व्यवहार और मानवता का चित्रण किया है। सोमाबुआ का युवान पुत्र हरखू के अवसान से दुखी होकर उसका पति तीर्थवासी हुआ था। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रति वर्ष 1 मास के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, लेकिन उसकी उपस्थिति में सोमाबुआ का मन मुरझाया हुआ रहता था, क्योंकि उसके पति का व्यवहार स्नेहहीन था। उसकी स्वतंत्रता को वह कुंठित करता था। सन्यासी जी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता। उन्हें रिश्वतें वालों से कुछ लेना देना नहीं था। किसी के यह मेरा आना जाना उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए अकेली बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोसों वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या ग्रमी, बुआ पहुंच जाती और वह छाती फाड़ कर काम करती थी। सोमा बुआ ने संबंधी के वह ब्याह में जाने के लिए खूब तैयारियां की। देवर जी के अवसान के बाद उन लोगों से कोई संबंध नहीं था, तो भी समधी होने के नाते निमंत्रण मिलेगा, ऐसा उसने मान लिया। रुपयों के लिए सोमा बुआ ने 2-3 कपड़ों की गठरिया उठाकर एक छोटा सा बक्स निकाला। उसमें से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसमें से 7 रुपये निकाले। मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी भी निकाली। गली में चूड़ी वाले की आवाज सुनकर 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के मंद पहन लिए। समधी के यह ब्याह था, न जाऊँ तो वे बुरा मानेंगे, खाली हाथ जा नहीं सकती। आखिर आंचल की गांठ छोड़कर पुराने जमाने की अंगूठी बेचने के लिए राधा को दी और कहा उसे बेच देना और ठीक समझे वह खरीद लेना। शाम को राधा ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी
एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सोमा बुआ ने कोशिशे का एक छोटा सा मेज पोज निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़ी सी पता से सजाए तैयारियां अधिक की, लेकिन न्योता न मिलने से सारी चीजें बड़े जतन से संदूक में रख दी और मन से मन खूब मुरझाने लगी। देखिए पाठ। सोमा बुआ बूढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। लेखक मुनु भंडारी जी कह रहा है कि सोमा बुआ बुढ़िया है, वो उसके वृद्धा है। परित्यक्ता का मतलब है पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ उसके जीवन में अकेली थी। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर-बार तजकर तीर्थवासी हुए। शव परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकांकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे। पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उसकी राह में आंखें नहीं बिछाई। सदमा का मतलब है आघात। व्यवधान का मतलब है अवरोध, विघ्न। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुटित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता है। और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोल कर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। उस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोसन वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम
कर रही थी। अंकुश का मतलब है नियंत्रण। संबल का मतलब है सहारा। सोमा बुआ को पति से स्नेह नहीं मिलता, इसीलिए सोमा बुआ मुरझाया करती थी। फिर पति घर आकर रहता, सोमा बुआ का घूमना फिरना मिलना बंद हो जाता था। सोमा बुआ इस काम करती थी तो सन्यासी जी महाराज उसको पति को पसंद ही नहीं था, इसीलिए सोमा बुआ मुरझाया करती थी। फिर भी मन से मन उजागरित थी। आगे लिखिए। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहाँ सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस एक महीने में अन्य अवयव के स्खलित हो जाने के कारण उनकी शोभा ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चले जाऊं सो ही उन्हें नहीं सुझाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम इन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। बुआ भी वही और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिया। एक काम गलत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताओ वे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बुन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला। 2 और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। इसी समय खोआ मंगाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जश मान रहे थे कि क्या बताओ। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज उड़ जाती। अम्मा तुमने आज लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेंगे नहीं। ये तो आजकल उनका रोटी पानी काम करता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली
आती।